ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रविंद्र चौधरी साइंस की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कल हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम फिजिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। और कल लास्ट क्लास जो हमने प्रैक्टिस सेट की ली थी उसमें हमने मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी जो होता है उसके कुछ टॉपिक्स किए थे, जिसमें आपका लीनियर मोशन था, यूनिट था, डायमेंशन था, इस तरीके के कुछ टॉपिक्स थे जो हमने किए थे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भाई एग्जाम नजदीक है और साइंस का वेटेज आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, आज हम देखेंगे, देखो एनडीए और एसएससी और रेलवे, ये तीन एग्जाम को मैंने फोकस ज्यादा रखा है क्योंकि अपकमिंग एग्जाम यही तीन है ना। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो करेंगे साउंड, है ना। साउंड और उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उससे रिलेटेड जो टॉपिक है अपना साउंड, उससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं या बने हैं मैंने कुछ प्रीवियस रखे हैं और कुछ अपनी तरफ से डाल दिए हैं। तो आप कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को समझने की। अगर कोई भी डाउट हो, मैंने कल भी बोला था आपको कि कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ, उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों ने कल क्लास देखी होगी, है ना। आज हम आगे देखते हैं और दूसरी क्लास में आज साउंड का स्टार्ट करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि ठीक है, आओ। हाँ भाई, चलो देखेंगे आवाज आ रही होगी ना, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो, तो देखो इसमें क्या है, उसने एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1 किलोहर्ट्ज है और उसका तरंग दैर्घ्य 50 सेंटीमीटर है। तो 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? भाई आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें उसने बोला है कि एक ध्वनि तरंग है जिसकी आवृत्ति आपको दे रखी है ना, जिसका आपको तरंग दैर्घ्य दे रखा है। फटाफट मैं कुछ देखता हूं कितने लोगों का इसका आंसर आता है। पहले ट्राई करेंगे भाई अपने आप देने की, उसके बाद अगर नहीं होता है तो मैं ट्राई करूंगा, ठीक है ना। चलो फटाफट जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तक मैं लाइव थोड़ा सा देख लेता हूँ। चलो देखते हैं। देखो भाई, आपको दिया है क्या? ध्वनि तरंग की आवृत्ति दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, v बराबर होता है एन लेमडा। v बराबर एन लेमडा यानी वेग, ये क्या है? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेवलेंथ। ये फॉर्मूला आपके लिए बेसिक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं आवृत्ति, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। क्या बोलेंगे? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। ये क्या है? वेग। तो अब हमें यहां दिया है क्या? फ्रीक्वेंसी दिया है, तरंग दैर्घ्य दिया है। तो क्या हम इससे भाई अपना वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? देखो फ्रीक्वेंसी दिया है 1, लेकिन क्या? किलो हर्ट्स, यूनिट ध्यान रखना, हर्ट्स होता है इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू कितना दिया है? 50, लेकिन किस में है? सेंटीमीटर में है। तो इसलिए हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से क्या करेंगे? डिवाइड। 0 0 0 0। तो आपके पास जो आया वो आया 500 मीटर पर सेकंड। क्या आया? 500 मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी आपके पास वेलोसिटी आया है और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कितना समय लगेगा। क्या निकालना है? समय लगेगा। और आप जानते हैं स्पीड या वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाई साहब हमें टाइम निकालना है तो क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? 1 किलोमीटर की दूरी। कितनी? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में आप जानते हो क्या होता है? 1000 मीटर। और डिवाइड बाई कितना? 500। डिवाइड बाई 500 और 0,0,0,0 5 से ये 2। तो कितना आ गया आप आंसर? 2 सेकंड। देखो इस सवाल में था तो कुछ नहीं, लेकिन जो जितना भी जो कॉन्सेप्ट था इसमें वो सब किस पे था? वो सब था आपका यूनिट्स का। अगर आपने यूनिट सही रखे, अगर मान लो किसी ने रख दिया भाई 1 किलोहर्ट्ज को 1 किलोहर्ट्ज से रख दिया, उसने हर्ट्ज में चेंज नहीं किया, तो भाई आंसर आपका गलत माना जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्लियर है?
दूसरा 50 सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर नहीं रहने देना है, क्या करना है 50 मीटर करना है, सॉरी 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और आप जानते हो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो भाई साहब 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/100, इसलिए मैंने इसे 100 से डिवाइड कर दिया। और आप जानते हो, देखो मैं आपको लिख लेता हूं यहां पर कि 1 किलो हर्ट्ज, कल भी मैंने ये कल क्लास किसी ने ली हो तो आपको पता होगा, किलो वाला मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था। 1 किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होंगे, 10 की पावर 3 हर्ट्ज, कितने होंगे 10 की पावर 3 हर्ट्ज, ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखना 10 की पावर 3 हर्ट्ज, क्लियर। चलो तो आपका यहां इस सवाल का आंसर कितना आया, 2 सेकंड, कहां है ऑप्शन में 2 सेकंड, क्लियर है 2 सेकंड, कोई डाउट है ना। देखो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, v बराबर क्या होता है एन लैम्डा, यानी वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और ये मुझे नहीं लगता कि किसी को पता हो ना हो, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला सबको पता होता है, क्लियर, कोई डाउट, बहुत बढ़िया। तो पहले का आंसर क्या आया डी, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला कह रहा है कि पुनरावृत्त परावर्तनों के कारण किसी बड़े हॉल में सृजित की गई ध्वनि बनी रहती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं। द साउंड क्रिएटेड इन लार्ज हॉल इज सस्टेन्ड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस, व्हाट इज द फिनोमेना इज कॉल्ड। भाई आपको बताना है कि जब आप बड़े हॉल में कभी बोलते हो तो इसमें जो आवाज है वो बनी रहती है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो देखो आपके सामने ऑप्शन लिख रहे हैं, रिवर्बरेशन, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। हाँ इंग्लिश में लिखे हैं, देखो ये रिवर्बरेशन, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो बताइए फटाफट जल्दी आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल ध्यान रखना। देखो अब अपने पास देखो कोई कॉन्सेप्ट, मैंने कहा 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, क्या दे रखे हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम चारों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है ना। देखो सबसे पहले क्या होता है डिफ्रैक्शन, जब लाइट किसी भी शार्प कॉर्नर से किसी भी शार्प कॉर्नर से टकराकर वापस आती है, डिफ्लेक्ट होती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप किसी चाकू की एकदम ऐसे रख दो और उस चाकू की नोक पर है ना ऐसे लाइट मारोगे तो लाइट होगी वो क्या होगी, डेविएट होगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। बेंडिंग ऑफ लाइट एट शार्प कॉर्नर, किसी भी प्रकाश का किसी धारदार चीज से टकराकर वापस आना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। उसके बाद आया रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होता है जब कोई लाइट किसी भी मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से ठीक है। तो सिंपल ध्यान रखना, तो यहां रिफ्रैक्शन क्या होगा, तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब कोई लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। लेकिन यहां पर साउंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास, मैं सिर्फ ऑप्शन शॉर्ट वो कर रहा हूं, क्या कर रहा है एक्सप्लेन। उसके बाद डिस्पर्जन, डिस्पर्जन क्या होता है कि जब लाइट किसी भी 3D फिगर से पास होती है तो वो क्या होती है, 7 रंगों में क्या होती है, विभाजित होती है, 7 रंगों में क्या होगी, विभाजित होगी। इस प्रोसेस, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे रेनबो वाला कॉन्सेप्ट आपका इसी में आएगा, क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, अनुरणन यानी रिवर्बरेशन। अनुरणन का मतलब होता है लाइट नहीं साउंड। यहां अभी देखो मैंने तीनों में क्या बोला, लाइट लाइट लाइट, लेकिन यहां क्या बोलूंगा, साउंड। क्यों, क्योंकि जब कोई साउंड किसी भी चीज से टकराकर 2 या 2 से ज्यादा बार हमको क्या दे, सुनाई दे, उस प्रोसेस को, इस घटना को हम बोलते हैं क्या, रिवर्बरेशन या अनुरणन। देखो इसमें अनुरणन एक और चीज होता है, ध्यान रखना, गूंज, या जिसको हम, सॉरी गूंज नहीं, प्रतिध्वनि। क्या होता है, प्रतिध्वनि। एक चीज और होती है, ध्यान रखना, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो इन दोनों में अंतर यह है कि जब आपकी साउंड सिर्फ एक बार टकराकर आपको सुनाई दे कुछ सेकंड बाद, यानी कुछ सेकंड क्या होता है, वो होता है 0.1 सेकंड। यानी अगर कोई साउंड 0.1 सेकंड बाद अगर आपको दोबारा सुनाई देती है, लेकिन सिर्फ एक बार, इसको तो हम बोलते हैं क्या, प्रतिध्वनि। लेकिन वही साउंड आपको 2 या 2 से ज्यादा बार, या आप कह सकते हो बार बार सुनाई दे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, रिवर्बरेशन या अनुरणन। ठीक है, तो भाई अब आपसे क्वेश्चन कर लेंगे। तो उसने बोला है कि द साउंड क्रिएटेड इन अ लार्ज हॉल सस्टेन ड्यू टू द रिपीटेड रिफ्लेक्शन। क्या होगा, रिपीटेड रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया बार बार सुनाई देगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्बरेशन। क्या बोलेंगे, रिवर्बरेशन। क्लियर है, कोई डाउट, पक्का। चलो देखते हैं आगे। हाँ बिल्कुल सही है, रिवर्बरेशन। क्लियर है, चलो क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की आवृत्ति का एक यूनिट नहीं हो सकता, यानी आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, यानी आपसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या नहीं हो सकता। तो आप जानते हो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक चक्कर को लगाने में, सॉरी, एक सेकंड में क्या होगा? एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, इस संख्या को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये तो समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी होता क्या है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया इसका यूनिट क्या नहीं हो सकता। तो देखो, आप बोले एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, इसको हम लिखते हैं टी बराबर 1 फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते हैं? अब फ्रीक्वेंसी को जब इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा 1/t, ये फॉर्मूला है। तो जब भाई इसको ऊपर ले जाएंगे तो यूनिट क्या बनेगा? सेकंड इनवर्स। क्या बनेगा? सेकंड इनवर्स। बिल्कुल सही है ना। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, ये सब जानते हैं, ये भी सही है। और मिनट इनवर्स भी यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं बोला उसने। अगर इसमें ऐसा यूनिट बोला होता तो फिर भाई ये गलत होता, मिनट इनवर्स क्या होता? गलत होता। बट उसने ऐसा यूनिट नहीं बोला, उसने बोला यूनिट। जैसे मैं आपसे कहूं डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर भी होता है, डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर भी होता है, डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर भी होता है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, तो फिर भाई आप क्या बोलेंगे? तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है, ध्यान रखना, वो क्या होता है? वो होता है आपका मीटर। ठीक है, तो एसआई यूनिट मीटर है, बट यूनिट्स तो आपके सारे ही होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, तो इसी हिसाब से उसने बोला है फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या नहीं होगा। तो ध्यान रखना, क्या नहीं होगा? डेसिबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डीबी। डीबी का है यहां पर डीबी का मतलब है डेसिबल। और ध्यान रखना, डेसिबल, डेसिबल क्या होता है? डेसिबल। क्लियर है? तो ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? डेसिबल। अच्छा, डेसिबल फिर, सॉरी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या नहीं होगा? डेसिबल। अब डेसिबल जब फ्रीक्वेंसी का नहीं है तो फिर किसका है भाई? ये भी तो पता हो। जब मान लो फ्रीक्वेंसी का यूनिट ये नहीं है तो फिर किसका है? तो आप कहेंगे सर ये है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंग की जो तीव्रता होती है ना, उस तीव्रता का मात्रक होता है क्या? डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। अब तुम लोग सब बताना भाई कमेंट में कि इंसान कितने डेसिबल की ध्वनि को इजीली सुन सकता है। इंसान कितने डेसिबल की ध्वनि को इजीली सुन सकता है? मैं देखूंगा भाई और कमेंट में किसका कमेंट आता है। क्लियर है? चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। अगला कह रहा है ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव। यानी अब आपसे उसने पूछा है कि साउंड वेव कहां चल सकती है। एक तरह से यह कहना चाह रहा है कि साउंड वेव के प्रोपोगेशन के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। फटाफट जल्दी बताओ, देखता हूं कितने लोगों का आंसर आया। किसी का नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, चलो देखो आगे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, साउंड कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम एंड साउंड वेव इन एयर आर ट्रांसवर्स। साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम। अच्छा देखो, आ जाओ। देखो भाई, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साउंड है क्या। तो साउंड क्या होता है? साउंड होता है किसी भी चीज से आपको जब कोई टकरा के सुनाई देगी। साउंड जो है वो क्या होती है? टकरा के सुनाई देती है हमको। मान लो अपने पास है सॉलिड, अपने पास है लिक्विड, अपने पास है गैस। तो भाई इन तीनों में अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा साउंड किसमें टकराएगी, तो आप जानते हो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पास, तो इसका मतलब वहां रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर, इसलिए वहां रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। और गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत दूर, इसलिए वहां रिफ्लेक्शन बिल्कुल कम हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो साउंड वेव है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? सॉलिड्स में। उसके बाद
लिक्विड्स में और उसके बाद गैस में। क्लियर है? अब एक बात बताओ, वैक्यूम क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर को ही हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं, यानी निर्वात बोलते हैं। अब एक बात बताओ, जब वहां पर कोई है ही नहीं चीज टकराने के लिए, तो क्या आपको निर्वात में साउंड सुनाई देगा? बताओ भाई, क्या आपको निर्वात में साउंड सुनाई देगा? नहीं देगा। तो बिल्कुल सही है। तो अब उसने बोला है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला आप में कह रहा है कि निर्वात में ध्वनि का संचरण हो सकता है, आगे पढ़ना ही नहीं। निर्वात में ध्वनि का संचरण हो सकता है, बिल्कुल गलत। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। आप ध्यान रखना, वैक्यूम में साउंड नहीं चलती। अब कोई तो पूछ ले आपसे क्यों नहीं चलती, तो आप बोल देंगे क्योंकि वहां पर भैया रिफ्लेक्शन की प्रोसेस नहीं हो सकती, यानी पहला वाला क्या हो गया? गलत। क्लियर है? अब आ जाओ दूसरे पे। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। हाँ, ये बात सही है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, बिल्कुल सही है। आगे पढ़ेंगे। और वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य की तरह काम करती हैं। देखो भाई, सबसे पहले देखो, आगे अनुप्रस्थ भी लिखा है और एक अनुदैर्घ्य लिखा है। एक ये क्या है? कहां गया? लॉन्गिट्यूडनल, और एक क्या होता है? ट्रांसवर्स। दो तरह की वेव्स होती हैं अपने पास, दोनों को समझेंगे। ऐसी वेव्स जो अपनी मीन पोजीशन के कैसा? परपेंडिकुलर मोशन करती हैं। अनुप्रस्थ कैसा करेंगी? परपेंडिकुलर मोशन करती हैं, उसको हम बोलते हैं इस तरीके से। ये कौन सी वेव है? ये है आपकी भाई साहब कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगें। कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव, है ना? तो ऐसी वेव्स जो अपनी मीन पोजीशन के कैसा मोशन करती हैं? अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव, सॉरी ट्रांसवर्स वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल क्या है? ऐसी वेव्स जो अपनी मीन पोजीशन के पैरेलल मोशन करती हैं, जैसे स्प्रिंग। आपने देखा होगा स्प्रिंग में कौन सी वेव्स होंगी? स्प्रिंग में होंगी आपकी कौन सी वाली? अनुदैर्घ्य। क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो अब बताओ भाई, अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी इनकी होती है, वहीं से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ऐसी वेव्स जो सिर्फ सॉलिड में चले, किसमें चले? सिर्फ सॉलिड में चले, और गैस में बिल्कुल ना चले, और लिक्विड की सरफेस पर चले, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ ध्यान रखना गैस में नहीं चलती। अनुप्रस्थ जो तरंगें होती हैं वो कभी भी आपकी ध्यान रखना गैस में नहीं चलती, लेकिन अनुदैर्घ्य जो तरंगें होती हैं वो आपकी सॉलिड में भी चलती हैं, लिक्विड में भी चलती हैं, और गैस में भी चलती हैं। तो अब मुझे इतना बता दो, क्या साउंड गैस में चलेगी? बस आपका इतना आंसर बताओ कि क्या साउंड गैस में चलेगी, तो आप कहोगे सर बिल्कुल चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि आप, जैसे मैं बोल रहा हूं भाई, आप बैठे हो सामने, तो भाई क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो बीच में क्या है? एयर। तो इसका मतलब जो साउंड वेव है वो आपकी अनुदैर्घ्य तरंग है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, बिल्कुल सही है। एंड साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल, ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। आगे देखो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे निर्वात में ध्वनि का संचरण हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता, हाँ ये तो सही है। लेकिन वायु में ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ होती है? नहीं, अनुप्रस्थ नहीं होती भाई, अनुदैर्घ्य होती है। क्लियर है? तो ये तीनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। तो आपका आंसर कौन सा आया? बी वाला। कौन सा है? ये वाला आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है दो चीजें, क्या? कि साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, प्लस आपका साउंड वेव कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्घ्य। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ये देखो, रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना? तो उसने बोला है कि ध्वनि तरंगों के प्रगमन, आगे बढ़ने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छा, नॉट करेक्ट बोला है। ध्यान रखना इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई। कल भी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे उसमें नहीं वाला कॉन्सेप्ट दिया था, नहीं पढ़ते लोग जल्दबाजी में, वही गलत हो जाता है। यानी आपके यहां कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी यहां एक गलत है बाकी सब सही है। एक गलत है बाकी सब सही है। तो जरा बताइए, एक गलत है बाकी सब सही है। तो देखो, ध्वनि तरंगें पानी से बाहर गुजर सकती हैं। पहला ऑप्शन है कि साउंड वेव कैन पास थ्रू वाटर। अच्छा जी। साउंड वेव कैन पास थ्रू एयर। अच्छा जी। साउंड वेव कैन पास थ्रू स्टील। अच्छा जी। साउंड वेव कैन पास थ्रू वैक्यूम। अब एक बात बताओ कि साउंड वेव जो है वो भैया, अभी मैंने बताया कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हो गया कि जो सॉलिड में भी चले, लिक्विड में भी चले, गैस में भी चले, उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्घ्य। क्या बताया? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडनल जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चलती है। तो भाई साहब उसने क्या बोला है कि ध्वनि तरंगें पानी में गुजर सकती हैं। बिल्कुल सही है भैया, पानी में गुजर जाएंगी। ध्वनि तरंगें हवा से होकर गुजर सकती हैं। बिल्कुल सही है भैया, हवा में भी गुजर जाएंगी। ध्वनि तरंगें इस्पात, इस्पात मतलब स्टील में गुजर सकती हैं। बिल्कुल भाई, ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, ये लिक्विड हो गया। लेकिन
ध्वनि तरंगें निर्वात से गुजर सकती हैं ना, बिल्कुल नहीं। अभी बताया मैंने कि ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं गुजरती, तो यानी ये सब क्या हो गया, गलत आंसर। जो पूछ रहा है कि नहीं गुजर, नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो भाई ये सही नहीं है, बाकी सब आपके सही है। ये वाला आपका आंसर बिल्कुल निहायती रूप से गलत है। क्लियर है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। देखो साउंड वाले चैप्टर में क्या होता है कि ले दे के सवाल क्वेश्चंस वही आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें लिमिटेड है, लेकिन बस उनको पूछने का जो तरीका है ना उसका, वो बार बार बदलता रहेगा। वो आपसे कहेगा कि भाई फलानी चीज ऐसे, फलानी चीज ऐसे, इस तरीके से। और मैं आपको दिखाता ही चल रहा हूं क्या हो रहा है। चलो देखो आओ। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, क्या कह रहा है, नॉट है क्या इसमें, नॉट करेक्ट अबाउट, हाँ सही है, नॉट करेक्ट अबाउट साउंड वेव। ठीक है ना, तो ध्वनि के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर आया नहीं, तो अब इसका मतलब वही तीन, तीन सही होंगे और चौथा क्या होगा, गलत होगा। तो भाई अब इसको तो तुम खुद ही बता दोगे कि प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से आगे बढ़ती है। बहुत बढ़िया। ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अच्छा। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं। अच्छा। शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में ध्वनि तीव्रता अधिक चलती है। देखो मैंने ये क्वेश्चन अभी आपसे डिस्कस किया है, क्या कि ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्घ्य। ये लिख रहा देखो, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, इस तरीके से लिख दिया है आपके सामने उसने। बाकी और आपसे यहां से ना एडिशनल क्वेश्चन उसने बहुत बढ़िया पूछ लिए हैं। तो भाई इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बताओगे फटाफट, जल्दी कितना होगा बताओ जल्दी फटाफट। ठीक है चलो। तो देखो इसमें क्या है, कह रहा है वो कि ध्वनि तरंगें जो हैं उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अभी मैंने बता दिया कि ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तो नहीं होती, क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य। तो आंसर तो हो गया देखो अपना ये वाला, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आंसर साउंड वेव आर ट्रांसवर्स, नहीं ट्रांसवर्स नहीं होती हैं, क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। लेकिन यहां पर है ना कुछ और भी लिखा है, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे उसने बोला प्रकाश की चाल, अब पहले तो ये पता हो कि प्रकाश की चाल होती कितनी है। तो अपना जो स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल, वो ध्यान रखना कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मैं आपसे कहूं कि स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल ये होती है 343 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान रखना कहां, या तो आप कह दो एट 20 डिग्री सेल्सियस, या आप कह दो रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर। कोई कोई ऐसे भी बोलता है, कोई कोई 20 डिग्री सेल्सियस पे बोलता है। तो वो कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड। तो 343 मीटर पर सेकेंड हो गई आपकी क्या, ध्वनि की चाल। अब आपसे पूछा है उसने, देखो स्टेटमेंट आपको खुद दिख रहा है कि भाई साहब कौन सा इसमें से सही है। तो उसने बोला है कि प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि की चाल धीमी होती है। बिल्कुल होती है भैया, ये है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये मात्र 343 है। जैसे भाई मैं कुछ बोलूं तो मेरी आवाज पहले आएगी या आपको लाइट पहले चलती दिखाई देगी, क्योंकि लाइट ज्यादा तेज चलती है। तो आप भी जानते हो भाई कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। और वो कितनी होती है, तो 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है भाई श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, इन कंपैरिजन टू ऑडिएबल साउंड वेव अल्ट्रावायलेट अल्ट्रासोनिक वेव्स आर। तो देखो आपके दोनों पहले इसके बारे में समझ लो कि क्या होता है पराश्रव्य और क्या होता है श्रव्य। दो तरह की होती हैं। ऐसी फ्रीक्वेंसी होती तो तीन है, देखो तीनों ही सुन लो। ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसको आप, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, पहला होता है अवश्रव्य। क्या होता है, अवश्रव्य। एक होती है श्रव्य और एक होती है पराश्रव्य। क्या होती है, पराश्रव्य। इसको हम बोलते हैं क्या, इंफ्रासोनिक। क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। इसको बोलते हैं ऑडिएबल और इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कितनी होती है, 0 से 20 हर्ट्स, ये क्या होता है, इंफ्रा। 20 से 20,000 ये होता है आपका ऑडिएबल, और 20,000 से हर्ट्ज से अधिक
ये कौन होगा, अल्ट्रासोनिक। क्लियर है, ये मैंने आपको इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज लिख दिया। अब आपको देखना है कि भाई क्वेश्चन ने क्या बोला है। उसने बोला है कि श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य ध्वनि यानी इन कंपैरिजन टू ऑडिएबल वेव अल्ट्रासोनिक वेव्स आर। तो बताओ श्रव्य ज्यादा है कि अब पराश्रव्य? तो आप देख रहे हो भाई ये 20 से 20,000 है और ये 20,000 से अधिक है, इसका मतलब अल्ट्रासोनिक क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो भैया अल्ट्रासोनिक ज्यादा है तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहां आ जाओ। हैव हायर स्पीड आर हायर फ्रीक्वेंसी, हैव लॉन्गर वेवलेंथ, हैव बोथ हायर स्पीड एंड हायर फ्रीक्वेंसी। तो देखो आप जानते हो स्पीड यानी वेलोसिटी हो जाएगा फ्रीक्वेंसी यानी एन लैम्डा, ठीक है। तो भैया जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ होता है कम, क्योंकि दोनों दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप कह सकते हो कि भाई साहब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हायर, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हायर। क्लियर है, कितने लोगों का आया देख लेते हैं जरा, किसी ने आंसर दिया है क्या? ठीक है, चलो फटाफट करो, आ जाओ, हाँ आ जाओ। ठीक है, तो सिंपल ध्यान रखना इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा ये क्या कह रहा, उच्चतर गति। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो सही है ही है, इसके साथ साथ हायर फ्रीक्वेंसी ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब आंसर डी होगा। सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि उसने स्पीड बोल दिया ना, तो स्पीड भी तो ज्यादा हो जाएगी भाई। जब किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। सॉरी 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 सॉरी, ये वाला आंसर होगा, दोनों ज्यादा होंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। देखो अभी मैंने बताया आपको ये फ्रीक्वेंसी रेंज निम्नलिखित में से आवृत्ति परिसरों में से कौन सा मानव कण के लिए संवेदी है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज आर सेंसिटिव टू ह्यूमन एयर, यानी ह्यूमन एयर जो होता है, मानव जो होते हैं, वो कितनी ध्वनि तरंगों को आसानी से सुन सकता है ना, ये आपको बताना है। तो देखो 20, 0 से 20 हाँ सुन तो सकते हैं, लेकिन हमारी रेंज इससे ज्यादा भी होती है। 0 से 200 है, 200 से भी ज्यादा हम सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 20 से 20,000 और ओनली 20 से 20,000 और ओनली 2,000 से लेके 20,000, ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये ओनली ओनली का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। क्या आएगा, 20 से 20,000। जो इंसान होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी होती है, 20 से 20,000, और इसी को हम बोलते हैं ऑडिएबल वेव। क्या बोलते हैं, ऑडिएबल, ऑडिएबल यानी श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, ऑडिएबल वेव्स। ठीक, ऑडिएबल वेव्स यानी श्रव्य तरंगे। अभी मैंने आपको जस्ट पिछले वाले सवाल में यही बताया था। क्लियर, नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से किसका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना चमगादड़ जो आते हैं ना, बैट, कौन, बैट, ये होते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक। क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक। चमगादड़ जो है वो ध्यान रखना किस में आते हैं, अल्ट्रासोनिक में। क्लियर, नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन क्या है, गलत है। कि ध्वनि सीधी रेखा में गति करती है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि तरंगों का गमन ध्वनि तरंगों के द्वारा गमन करती है, और ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा तेज गति से चलती है। तो भैया आपको बताया कि ध्वनि निर्वात में तो चलती नहीं है, ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा तेज, वो कह रहा वायु से भी तेज चलती है। अरे भाई पागल हो गया है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम देन एयर, गलत, यही गलत है, क्योंकि साउंड ध्यान रखना आपका उसमें किसमें, वैक्यूम में नहीं चलती। क्लियर, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अगला आपसे रिलेशन पूछ लिया है क्या, कि तरंग गमन के वेग। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन जब कराया था तो मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। क्या होता है, वेव लेंथ, यानी आवृत्ति इनटू तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति इनटू तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो सिंपल ये है वेग। तो यहां से हमारे पास आ गया कि v बराबर एन लेमडा, ये होता है। अब इसने किस तरीके से दिया है तो वो देख लो। तो इसने n बराबर दिया है, तो n बराबर क्या हो जाएगा भाई, v अपॉन लेमडा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये दिख रहा है अपना n बराबर v अपॉन लेमडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अरे ये कौन सा आ गया, इसको छोड़ो भाई, मैग्नेटिक फील्ड को, इधर आओ।
एक, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। एक मनुष्य 2 किलोमीटर दूर स्थित सीटी की ध्वनि सुनकर अपनी घड़ी में कितना दोष रहेगा ये चेक करता है। यानी एक 2 किलोमीटर दूर उसने रखी है, तो आप जानते हो, देखो क्या है, स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो टाइम टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर हो जाएगा, देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर, तो यानी 2000, 2000 मीटर हो गया। और स्पीड दे रखा है 330, जीरो से जीरो कटा, और जब इसको काटोगे आप तो ये लगभग आएगा आपका 6 के अप्रोक्स, कितना आएगा, लगभग 6 सेकंड के अप्रोक्स आएगा। लेकिन यहां पर भाई दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, 6 सेकंड फास्टर या 6 सेकंड स्लोअर। तो भाई अब यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसने बोला है 2 किलोमीटर दूर है, और 2 किलोमीटर दूर है, तो वो जो वहां जब टाइम हो रहा होगा पहले वो साउंड आएगी और फिर मुझे सुनाई देगी। तो भाई साहब जब मुझे सुनाई देगी तभी तो मैं चेक करूं, अपना घड़ी सेट करूंगा। तो जब घड़ी तुम सेट कर रहे हो तो उसका मतलब वहां तो जैसे मान लो मैंने कहा 2 बजे हैं, तो दो दो तो पहले बज चुके हैं, उसके 6 सेकंड बाद आप अपना टाइम सेट करोगे। इसका मतलब आपका टाइम क्या चल रहा है, फास्ट नहीं चल रहा, क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट। ध्वनि तरंगें जब वायु से जल में प्रवेश करती हैं, आपसे उसने बोला है कि ध्वनि तरंगें जब वायु से जल में प्रवेश करती हैं तो आपको कौन सी राशि नहीं बदलती। तो आपसे ये पूछा है कि जब ध्वनि तरंगें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो इनमें से कौन सी राशि नहीं बदलती। देखते हैं जरा कौन सा आंसर आया। ठीक है, आ जाओ देखो, व्हेन साउंड ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ऑल ऑफ दिस। देखो आपसे उसने बोला है कि कांस्टेंट कौन रहेगा। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है, चेंज होगा, है ना, क्योंकि साउंड क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा जो साउंड होती है वो किस में होती है, सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैस में। ये क्या होती है, ये आपका क्या होता है, ऑर्डर है किसका, स्पीड ऑफ साउंड का। तो भाई साहब ये तो हो गई स्पीड का ऑर्डर, तो इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज होगी। अच्छा, उसके बाद वेवलेंथ, आप जानते हो कि जितना साउंड एयर में चलेगा उतना लिक्विड में और उतना सॉलिड में चल सकता है नहीं। तो इसका मतलब कौन बचा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आपसे उसने बोला है कि इनमें से कौन अलग है। तो देखो अभी मैंने बताया था v बराबर क्या होता है, एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा। तो वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तीनों आ गए। तो यानी ये तो तीनों सेम आ गए, लेकिन ये क्या है, एम्पलीट्यूड नहीं आता उस फॉर्मूले में, साउंड वेव में एम्पलीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट फॉर्मूले में नहीं आता। अगला कह रहा है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति तथा वेग है, यदि आवृत्ति को बढ़ाकर 40 कर दिया जाए तो तरंग का वेग क्या होगा। ये क्या है भाई, एक ध्वनि तरंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज एन, अच्छा एन है ये, क्या है ये, एन है, ध्यान रखना। आवृत्ति कितनी दे रखी है, एन, कितना है, एन। देखो इस इंग्लिश में लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज एन एंड वेलोसिटी इज वी। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको एन, और वेलोसिटी दिया है आपको वी। ठीक है, अब बोला है उसने फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड बाई 4n, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया है अब, n से हो गया है 4n, और वेलोसिटी कितना हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द वेव। उसने बोला तो वेलोसिटी क्या होगी, ये आपसे उसने क्वेश्चन पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने भैया अभी बताया कि फ्रीक्वेंसी पर ये डिपेंड नहीं करता, यानी वेलोसिटी v है तो v ही रहेगी। नेक्स्ट। ठीक है, अगला कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड ऑन, आपसे बोला है कि उसने कि स्पीड ऑफ साउंड जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर किस पर डिपेंड करेगा। ये आपको उसने क्वेश्चन बोला है कि स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, उस टाइम पर स्पीड ऑफ साउंड किस पर निर्भर करता है, प्रेशर पे करता है, डेंसिटी ऑफ गैस पे करता है, बोथ करता है या नन करता है। तो आपको ध्यान रखना है किस पे करेगा, बताओ फटाफट, कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पर डिपेंड करेगा, लिखो फटाफट जल्दी बताओ, देख का आंसर कर रहा है।
भाई इसको ध्वनि की गति तो देखो कांस्टेंट, अगर उसने प्रेशर बोल दिया है तो ना प्रेशर पे करेगा ना डेंसिटी पे करेगा, आंसर आएगा उपरोक्त सभी नहीं आएगा इसमें, इसमें नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं बोलता तो यहाँ हम डेंसिटी और प्रेशर का कॉन्सेप्ट ला सकते थे, लेकिन उसने टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया, इसलिए आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, साउंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम, आपसे पूछा है उसने कि इनमें से किसमें जो आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो आपको बताना है कि इनमें से किसमें जो आपका क्या है मैक्सिमम होगा, तो बताओ फटाफट किसमें होगा। हाइड्रोजन में होगा, नाइट्रोजन में होगा, हीलियम में होगा या ऑक्सीजन में होगा, जल्दी बताओ फटाफट। किसमें होगा, चल तो रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो किसमें होगा। देखो हाइड्रोजन एक हल्की गैस है, इसलिए इसमें इसकी क्या हो जाएगा, ज्यादा मामला बन जाएगा। ठीक है, चलो देखिए भाई, देखो आगे के क्वेश्चन, चलो देखो आज इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, आगे का क्वेश्चंस अगले टॉपिक के साथ कल मुलाकात होगी। ठीक, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे।